हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फोन पे बात कर रहा होता है, जो कि एक बंदे को देखकर काफी अजीब रिएक्शन देता है और वो बोलता है कि ये भिखारी काफी गंदा है। और जिसके बाद हम उस भिखारी को देखते हैं जो कि हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो कि मोरी वर्ल्ड में मार्शल आर्ट ऑफ गॉड है। और यहाँ तक कि उसने अपने 40 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले ही पूरी दुनिया पे विजय पा लिया। और जबकि वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने एनर्जी को पावरफुल करने के बीच में था, अचानक वह एक न्यूली रिफ्ट में गिर जाता है। और जिसके बाद वो 21वीं सदी में दक्षिण कोरिया में आता है, जहाँ पर गेट्स और डिमोनिक बीस्ट से उजड़ा हुआ जमीन है। और केंगो इस वक्त काफी कंफ्यूज में होता है और आखिर वो अर्थ पर कहाँ है, ये जगह ठीक नहीं लग रही। और आखिर वो जगह क्या हुई जिस किंगडम में वो रहा करता था। और केंगो जो कि सोच रहा होता है कि ये वो जगह नहीं है, लेकिन ये कोई इल्यूजन भी नहीं है क्योंकि ये काफी रियलिस्टिक लग रही है। और पहले मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो हमारे केंगो को देखकर काफी अजीब रिएक्शन दे रहे होते हैं। और लोग जो कि बोल रहे होते हैं कि आखिर ये भिखारी कहाँ से आ गई है और आखिर ये कितना गंदा है। और तभी केंगो को एहसास होता है कि वहाँ पर काफी शोर हो रही है। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एम्परर ऑफ फ्लेम और जिस किसी को भी ग्रेट किंग योरमा इस नाम से पुकारेगा वो श्योरली मारा जाएगा। और हर कोई जिसने उसका सामना किया था उसे बिना हेजिटेट के एम्परर ऑफ फ्लेम का ब्लेम दे दिया गया। उसके पास दया नाम की कोई चीज भी नहीं है, तो आंसू तो काफी दूर की बात है। और फिर उसने ह्यूमन का रूप धारण कर लिया, लेकिन उसका स्टेटस और पावर ह्यूमन का नहीं था, वो काफी ओवर पावर था। और ये बंदा जहाँ से भी गुजरा वहाँ पर चीखे और खून का सैलाब था। और किसी ने भी उसके नक्शे कदम पर चलने का कोशिश नहीं किया क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ डेथ था। और उसने एब्सोल्यूट लीडर ऑफ द डार्क पाथ के मुहिम लीडर को भी मार दिया जिससे वो बिलोंग किया करता था। और यहाँ तक कि लीडर ऑफ द हेवनली डिमन कल्ट को अपने सामने झुकने पे मजबूर कर दिया, जिससे वो डीपली कनेक्टेड था। और इन इवेंट्स के सीरीज के माध्यम से उसे सभी मार्शल आर्टिस्ट के बीच में सबसे टॉप पर माना गया, चाहे वो बुरा हो या भला। और तब से उसे मार्शल आर्ट के गॉड के रूप में जानने लगे। और जिसके बाद हमें कहीं और का सीन दिखा जाता है जो काफी ब्यूटीफुल लग रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं कैंग को जो कि सोच रहा होता है कि अब जब मैं अपने पास्ट को देखता हूँ तो मुझे ये सिर्फ ड्रीम की तरह लगता है। मुझे लगता था कि मेरा लाइफ कभी भी वॉयलेंस से छुटकारा नहीं पा पाएगा। और जिसके बाद में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बोलते कि मास्टर जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और जिस पर कैंगो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इन बिखरे हुए फूलों में क्या खूबसूरत लग रही है। और जिस पर ये लड़की कांगो से बोलते कि यार तुम्हें अभी भी नहीं पता कि खुशी क्या होती है। और खुशी वो होती है जब आप घबराते और हंसते हैं, और तभी जब कुछ खास ना हो। और जिसके बाद वो लड़की उसे एक फूल देती है और वो लड़की बोलती कि एक दिन आएगा जब आपको भी खुशी का एहसास होगा और तब तक मैं अपनी खुशी को आपके साथ में शेयर करूंगी। और फिर हम कैंगो को देखते हैं जो कि उस फूल को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुमसे मिलकर मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ जो कि रो और हंस सकता है। कौन जानता था कि इतने अस्त व्यस्त जिंदगी में मैं अपने एंजॉय को इतना इंपॉर्टेंट रोल दूंगा। और अब जब उसे अपनी खुशी मिल गई तो मुझे क्या करनी चाहिए और क्या मुझे लाइफ में अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए। खैर मुझे हंसने और रोने को लेकर इतने जुनूनी नहीं होने चाहिए। एक खुशहाल सी जिंदगी, और क्या इसी को इमोर्टलिटी पर चढ़ना कहते हैं। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि केंगो की बॉडी पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है और फूल बनकर वो उड़ जाती है। जिसके बाद केंगो की आंखें खुलती है और वो आसपास में देखता है तो उसे वो जगह केव की तरह लगती है। और केंगो काफी कंफ्यूज होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं तो इमोर्टलिटी पर चढ़ने के रास्ते में था, क्या इस बीच मुझ पे इल्यूजन से कोई हमला तो नहीं कर दिया। खैर मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही केंगो उठ के खड़ा होता है तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है। जैसे ही केंगो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गेट का सीन दिखाया जाता है, और जहाँ पर की बोला जा रहा होता है कि टीम अल्फा गेट के अंदर एंटर कर चुकी है और अगर तुम लोगों को कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आए तो हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग जो कि उस गेट के अंदर होते हैं, और जिस पर कि पहला पर्सन बोलता है कि ये तो एक गेट की रंजन है, तो आखिर यहाँ पर इतनी शांति क्यों है। और जिस पर कि ये लड़की उसे बोलती कि या तुम क्लास की तरह सो गए थे। एक क्लास के डंजन के मॉन्स्टर लोवेस्ट डंजन के मॉन्स्टर से काफी अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि उस इंसिडेंट के 5 साल हो गए हैं जब इसी तरह की स्थिति के कारण टीम जीरो की बुरी तरह मौत हो गई थी। उन्हें गेट के अंदर गेदर मॉन्स्टर से सामना करना पड़ा और जिसमें कि वो सारे के सारे सफाया हो गए। और जिसके बाद वो लड़का इस लड़की से माफी मांगता है और जिसके बाद तभी कोई जोर से बोलता है कि डोंट मूव। और इतनी भारी आवाज सुनने के बाद हम देखते हैं इन सभी लोग जो कि डर जाते हैं और ये लड़की जो कि सोच रही होती है यहाँ पर मैं जब से हूँ तब से इसकी प्रेजेंस को मैं महसूस नहीं कर पाया, आखिर ये कब यहाँ पर आ गया। एक क्लास का मॉन्स्टर ऐसा हाइड हुआ था कि मानो वो मर गया हो। और जिसके बाद एक लड़का को हम देखते हैं जो कि उस लड़की को उस भ्रम से निकालती है, जो कि काफी टेंशन ले रही होती
है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जो कि गोब्लिन होता है और वहीं पे लेटा होता है और उसकी बॉडी में एक होल होता है। और इस बड़े से गोब्लिन को देखकर ये सब काफी हैरान में होते हैं। और जिसके बाद टीम अल्फा रिपोर्ट कर रही होती है कि ए क्लास के साइक्लोप्स और बी क्लास के मैजिक बीस्ट जो कि यहाँ पर काफी सारे मरे पड़े हैं और गेट के अंदर मौजूद जितने भी हाई लेवल के मॉन्स्टर है उन्हें सफाया कर दिया गया है। और रिपोर्ट देने के बाद ये लड़का बोलता है कि मैंने सारी रिपोर्ट दे दिया। इस पर की लड़की बोलती है गुड जॉब। ये लड़का बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन मॉन्स्टर के बीच में ही आपस में ही झगड़ा हो गया हो। और जिस पर की टीम लीडर बोलती है कि अगर ऐसा है भी तो उन लो लेवल मैजिक बीस्ट के साथ साइक्लोप्स को इस तरह से इंजर्ड होना काफी इम्पॉसिबल है। लड़का बोलता है कि हमारे आने से पहले ऐसा लगता है कि किसी दूसरे गिल्ड ने इस जगह का सफाया कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि आजकल सारे ग्रुप्स हाई लेवल के डंजन को निशाना बना रहे हैं और उसे सफाया कर रहे हैं। और टीम लीडर जो कि उन बॉडीज को देखकर काफी हैरान में होती है और वो बोलती है कि क्या कोई कोरिया में ऐसी गिल्ड है जो कि एक क्लास के डंजन को आसानी से क्लियर कर सकती है। और इधर हमें एक प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि हमारा कैंग होता है जो कि उस डंजन गेट से बाहर निकलता है और वो बोलने लगता है कि आखिर मैं फिर से कहाँ पर हूँ। और वो सोच रहा होता है कि कुछ न्यू अनुभूतियां पाने के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मेरे चारों ओर घूम रहे मॉन्स्टर के बीच में था और मैं काफी हैरान हूँ कि इन मॉन्स्टर को मैं सिर्फ एक मुक्के से ही मार गिरा रहा था। वो सब इतने डिटरमाइंड होकर मुझ पर अटैक क्यों कर रहे थे और मुझे किसी तरह से एग्जिट मिली और बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद हम एमसी को देखते हैं जो कि एक खुली मैदान में आ गया होता है जहाँ पर काफी सारे हड्डियां पड़ी होती है और जिसमें से कि वो एक कंकाल में से उसके कपड़े को पहन लेता है। और कपड़े पहनने के बाद हम देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे पास्ट में हेवनली डिमन कल्ट के लोगों से सामना करना पड़ा था और उन मैजिशियन ने मैजिक सोसाइटी में फॉरबिडन माने जाने वाले मैजिक को मेरे पे यूज करने की कोशिश की और जो पावर मैंने उस समय महसूस की थी उसी तरह की पावर मुझे अभी भी महसूस हो रही है। खैर करंट सिचुएशन को देखते हुए उन जैसे मैजिशियन को आराम से संभाल सकता हूँ और मैं अपने लिए किसी दूसरे जगह पे अपने एबिलिटी को शो नहीं कर सकता। खैर सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद केंगो को काफी दूर से सिटी दिखाई देती है और केंगो काफी तेजी से उस सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। और जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और उस रेस्टोरेंट में न्यूज चल रही होती है। कोरियन अवेकन एसोसिएशन ने हाल ही में हुई गेट एक्सीडेंट के बारे में कोई भी सहमति जारी नहीं की है और जहाँ यूनाइटेड स्टेट और चाइना में जिनके पास की लेवल 0 का अवेकना है। और इसके बाद में हमें कई लोग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ब्लैक मैन लूडल के बदले ऑर्डर दे रहे होते हैं। और जिसके बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैन लूडल को सर्व कर रही होती है और इसका नाम लिम सियोंग है जो कि अपने कस्टमर से काफी अच्छे से बिहेव कर रही होती है। और जिसके बाद में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि काफी डिप्रेस में होता है और इनके रेस्टोरेंट में आता है और जिसे कि सियोंग वेलकम करती है। और यहाँ पर आते ही ये बंदा बोलता है कि मुझे भी एक ब्लैक मैन लूडल्स चाहिए और ये पर्सन अवेकनर्स एसोसिएशन का टीम लीडर बैक ह्यून होता है। सियोंग बैक ह्यून से पूछती कि आप काफी थके हुए लग रहे हो और जिस पर कि बैक ह्यून बोलता है कि तुमने न्यूज तो देखी होगी एक और गेट अफेयर हुआ है जो कि लैंड ऑफ डेथ में हुआ है और हम उस गेट के मोनोपोली के लिए लड़ रहे हैं और सारे ग्रुप विवादों में पड़ी हुई है और सारे लोग जो कि हमारे पास आ रहे हैं और गेट पे अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है। हर कोई मैजिक स्टोन को सिक्योर करना चाहता है और इन दिनों गेट के अंदर एक्सीडेंट काफी इंक्रीज हुई है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम स्वयं को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के पास आई होती है और इसका नाम सुनाटे है। और सुनाटे स्वयं से बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि इन दिनों काफी सारे गेट्स ओपन हुई है लेकिन वैसे भी ठीक है हम जैसे लोगों के लिए मैजिक स्टोन का आपूर्ति होना और इसकी कीमत गिरने से हमारा फायदा ही होगा। लेकिन मैजिक बीस्ट की अपीयरेंस काफी टेरिफाइंग होती है और इन दिनों गेट अपेयर होने के कारण हमारे कस्टमर भी काफी कम हो गए हैं। और जिस पर बैकह्यून बोलता है कि हाँ ऐसे सिचुएशन में कोई भी अपने घर से निकलना नहीं चाहता। और इसके बाद में एक बॉक्स को देखते हैं जो भी एक डिलीवरी बैग का होता है और फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है कि जो वो बोलता है कि मैं इस तरह से और नहीं जी सकता। इसके बाद वो चिल्ला के बोलता है कि यहाँ पर एक और गेट ओपन हुई है और मैं इस तरह से नहीं कर सकता। और सुनाटे जो कि उसे बोल रहा होता है कि यहाँ पर अभी भी ग्राहक है इसीलिए आप थोड़ा सा धीरे बोले और वैसे भी मैंने तुम्हारे पैसे को भी डबल कर दिया है। और जिस पर ये पर्सन बोल रहा है कि तो आप क्या लगता है कि मेरी लाइफ इतनी सी पैसों के लिए है और अब से मैं ऐसा काम नहीं करने वाला हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है या तो मेरे तनख्वाह को बढ़ाए या दूसरे व्यक्ति को और चुन ले। सुनाटे काफी घबरा जाता है और उससे बोलने लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते आखिर आप मेरे सिचुएशन को काहे नहीं समझ रहे हैं। और जिस पर ये पर्सन सुनाटे से बोलता है कि क्या आपको समझ में नहीं आ रही मेरी लाइफ यहाँ पर काफी रिस्की में है या तो मेरे पगार को बढ़ाए या किसी और व्यक्ति को चुन ले। और जिसके बाद सुनाटे सियोंग को किसी को लाने के लिए बोलता है और उसे यहाँ से जल्दी जाने के लिए बोलता है और सियोंग जो कि काफी डरी हुई होती है और वो बोलती कि ठीक है मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी और मेरे व्यूअर्स यहाँ पर आप लोग गलत मत सोचिएगा। और सुनाटे जो कि सोच रहा होता है कि इसलिए एक भी ये ब्लॉक को यहाँ पर रखना काफी कठिन हो गया है। और जिसके बाद हम इस पर्सन को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर बस तो नहीं गया हूँ और आखिर यहाँ पर कोई और डिलीवरी मैन क्यों नहीं आ रहा है। और जिसके बाद हम केंगो को देखते हैं जो कि सिटी में पहुंच चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं जहाँ पर रहा
करता था इस जगह उससे काफी अलग है, लेकिन काफी कुछ सिमिलरिटी भी है। सिमिलर इटरनल एनर्जी वाले लोग काफी सारे हैं। और तभी केंगो की नजर एक लड़की में पड़ती है और उसे देखकर सोच रहा होता है कि उस बच्ची के पास एक ऐसी एनर्जी है जो कि दूसरों से अलग करती है, और अगर उसके पास ऐसी प्योर एनर्जी है तो क्या हो सकता है कि वो बच्चा कुछ जानती हो। और तभी अचानक से वहाँ पर काफी तेज हवा चलने लगती है, और जिसकी वजह से उस छोटी सी बच्ची की हेयर बैंड जो कि हवा में उड़ जाती है, और जिस पर कि वो बच्ची उस हेयर बैंड को लाने की कोशिश करती है। और वहाँ पर हम ह्यूंग को देखते हैं जो कि उस बच्ची को रोक रही होती है और उसे बोलते कि ये तुम्हारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। और ये बच्ची ह्यूंग की बेटी होती है और वो ह्यूंग की बातें नहीं मानती है और वहाँ से जाने लगती है और बोल रही होती है कि ये हेयर बैंड मेरे पापा ने दी है। और जिसके बाद वो हेयर बैंड को उठा लेती है और तभी अचानक उसके सामने एक ट्रक आ जाती है और वो ट्रक ह्यूंग की बेटी को ठोकने वाली ही होती है। तभी हम देखते हैं कि ह्यूंग की बेटी की हेयर बैंड जो कि हवा में उड़ रही होती है, और इसी के देखकर ह्यूंग काफी घबरा जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि केंगो ने उस बच्ची को बचा लिया होता है, और जिसके बाद केंगो उस बच्ची से बोलता है कि तुम डेंजर से अब सेफ हो। और जिसके बाद वो बच्ची सेंगो के पास चली जाती है और हम सेंगो को देखते हैं जो कि केंगो से बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपके इस एहसान को रिपेयर कैसे करूंगी। और जिस पर केंगो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था। और हम केंगो को देखते हैं जो कि सियोंग की बेटी को देखकर सोच रहा होता है कि क्योंकि मैंने उसके शरीर में नर्वस को ब्लॉक करने के लिए एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया, और अब मुझे विश्वास है कि वो सुरक्षित है। और छोटी बच्ची जो कि केंगो से बोलती क्या भूखे हैं, क्योंकि केंगो की पेट से आवाज आ रही होती है। और ये सुनकर केंगो सोचने लगता है कि मैं आखिरी बार कब खाया था, और तब उसे पता लगता है कि यहाँ आने से पहले वो काफी सारे डम्पलिंग्स खाया था। और तभी केंगो को कोई मास्टर मास्टर करके पुकारता है, और जब वो नीचे देखता है तो वही लड़की होती है जो कि केंगो से बोल रही होती है कि मेरे फादर एक शेफ है, चलो साथ में मिलकर खाना खाएंगे। और जिस पर कि सॉन्ग बोलते कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई, कम से कम मैं इतना तो कर सकती हूँ। और जिस पर केंगो बोलता है कि नहीं ये सब ठीक है, ये सब कुछ ऐसा था जो कि मुझे करना चाहिए था, और ये सब मैंने कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए नहीं किया, इसीलिए आप मेरे बारे में इतना मत सोचें। लेकिन तभी केंगो की पेट फिर से आवाज करने लगती है, और आखिर में केंगो को हार मानना पड़ता है और उनके साथ जाना ही पड़ता है। और जिसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सुनाटे काफी शौक में होता है और काफी टेंशन में होता है कि उसकी बेटी एक कार के नीचे आ गई थी। और सुनाटे अपनी बेटी को चेक करने लगता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगा, सबसे पहले हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और तभी सेंगड्यू सुनाटे से बोलती है कि ये वही पर्सन है जिसने हमारी बेटी को बचाया, और मैं इसे खाना खिलाना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे ले आई। और सुनाटे केंगो के पास जाके रोने लगता है और उसे थैंक यू बोलने लगता है और उसे बोलता है कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसीलिए आप जितना भी खाना चाहते हैं मैं आपको खिलाऊंगा। और जिस पर कि केंगो उसे थैंक यू बोलता है। और तभी छोटी बच्ची जो कि केंगो से बोलती है कि डैड ने मुझसे कहा था कि खाते वक्त आपको गंदा नहीं होना चाहिए। और जब केंगो देखता है तो उसकी कपड़ों में से काफी गंदगी आ रही होती है, लेकिन सुनाटे उसे नहाने के लिए बोलता है, तब तक उसके लिए वो खाना तैयार कर देगा। और जिसके बाद वो उसे कुछ कपड़े भी देता है और उसे बोलता है कि क्योंकि मैं सेफ हूँ और मैं यहाँ खाना बनाते बनाते मेरा शरीर काफी बड़ा हो गया और मेरे कपड़े मुझे नहीं बन रहे, और वैसे मैं तुम्हारी लंबाई का हूँ तो ये कपड़े तुम्हें आ देना चाहिए। और जिसके बाद केंगो बाथरूम में जाता है और केंगो बाथरूम का नजारा देखकर काफी हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये काफी चमकीला है, लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन कुआं कहाँ पर है। और तभी केंगो की नजर टॉयलेट वाली सीट पे पड़ती है, और तभी हम सुनाटे को देखते हैं जो कि केंगो के लिए कुछ मोजे को ढूंढ रहा होता है। और तभी अंदर से आवाज आता है और केंगो बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन कुएं में मेरे लिए पर्याप्त पानी नहीं है। और ये सुनने के बाद सुनाटे बोलता है कि एक मिनट, अगर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और जिसके बाद केंगो उसे टॉयलेट सीट के पास ले जाता है और उसे बोलता है कि इसमें उतना पानी नहीं है कि मैं इसे नहा पाऊंगा। और जिसे देखकर सुनाटे काफी शौक में होता है और सुनाटे केंगो से बोलता है कि अबे गधे, ये कोई कुआं नहीं है, ये एक टॉयलेट है। और जिसके बाद सुनाटे बोलता है कि ये सच है कि टॉयलेट का पानी भी नल का ही पानी है, लेकिन ये नहाने के लिए नहीं है। और जिसके बाद सुनाटे केंगो को शॉवर के पास ले जाता है और उसे बोलता है कि अगर आप इस हैंडल को घुमाएंगे तो इसमें से पानी आएगा। और जैसे ही केंगो उस हैंडल को घुमाता है तो उस शॉवर में से पानी आने लगता है, और जिसे देखकर केंगो चिल्लाने लगता है कि आखिर ये हमारे फेंकने वाला सांप कहाँ से आ गया है। और जिसके बाद सुनाटे केंगो से बोलता है कि ये कोई सांप नहीं बल्कि ये फवारा है। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि केंगो वहाँ से नहा के निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं सुनाटे को जो कि काफी थक गया होता है केंगो को हर चीज समझाते समझाते। और जिसके बाद सुनाटे केंगो से पूछता है कि देखो, अगर मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर रहा है, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ से हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम बाथरूम को पहली बार देख रहे हो। हम केंगो को देखते हैं जो कि कुछ देर सोचने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं इन लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ। और लास्ट में इन लोगों को बोल देता कि मेरे मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं पहले कहाँ रहा करता था। सुनाटे बोलता है
कि इसीलिए तुम वैसे कपड़े पहने थे और मुझे ऐसा लगता है कि तुम जिस जगह से बाहर आए हो एक गेट था। केंगो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो अचानक एक दिन मेरे सामने प्रकट हो गया। सुनाटे बोलता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता कि वो क्या चीज है, पर अचानक वो गेट जो कि अपने आप अपेयर हो जाती है और अपने आप डिसअपेयर हो जाती है। और कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो कि गेट से बाहर आते ही अपनी मेमोरी को लॉस कर देते हैं और वो अपनी सेंसेस और सिविलाइजेशन को भी खो देते हैं, और इसीलिए हम उन लोगों को आइसोलेशनिस्ट कहते हैं। खैर मैं इन सभी चीजों के बारे में तुमसे बाद में डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए सबसे पहले खाना खा लो क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। और जिसके बाद में हम केंगो को देखते हैं जो कि अपने बाउल में नूडल्स को देखकर सोच रहा होता है कि कलर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई अच्छा खाना नहीं है। मुझे इस खाने के कलर देखकर मुझे वो वाटर ट्रेनिंग के दिन याद आ रहे हैं जिसे मैं अपने बचपन में सीखा था, और मैं वहाँ पे सरवाइव करने के लिए मैंने खून और गंदगी से पॉल्यूटेड पानी को वहाँ पिया। और जिसके बाद में हमें पचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो बच्चे केंगो से बोलती है क्या मास्टर आप आखिर खा क्यों नहीं रहे, क्या आपको ब्लैक बैन नूडल्स पसंद नहीं है। और जिसके बाद की केंगो उस बच्ची से पूछता है कि आखिर तुम लोग ब्लैक बैन नूडल्स को कैसे खाते हो। और जिसके बाद में उस बच्ची को देखते हैं जो कि अपने स्टिक को पकड़ती है और उसे ब्लैक बैन नूडल्स को उस स्टिक पे उठाने के लिए सिखाती है और उसे बोलती है कि हम ऐसे खाते हैं। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही केंगो उस नूडल को खाता है तो हम देखते हैं कि उसे काफी अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि हालांकि ये देखने में काफी अजीब है लेकिन काफी स्वाद भरा है, ये एक ऐसा स्वाद है जिसे मैं कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जिसके बाद में हम सुनाटे और शियोंग को देखते हैं जो कि केंगो से माफी मांग रहे होते कि ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था क्योंकि हमारे पास कुछ सामान जो कि नहीं थी। लेकिन हम केंगो को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे एक और कटोरा चाहिए। और हम छोटी बच्चे को देखते हैं जो कि केंगो के मुंह पे लगे हुए खाने को देखकर बोलती है कि मास्टर फिर से डर्टी हो गए हैं। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेस्टोरेंट के बाहर केंगो और सुनाटे और सेंगो होती है। केंगो बोल रहा होता है कि खाना खिलाने के लिए शुक्रिया, और जिस वक्त सुनाटे बोलते कह रहे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें फिर से भूख लगी तो तुम खा सकते हो। और जिसके बाद केंगो की नजर एक स्टिकर पर पड़ती है जहाँ पर की सुनाटे ने डिलीवरी बॉय के लिए अनाउंसमेंट की थी, जिसे की देखकर केंगो उसके बारे में पूछने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। सुनाटे बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे लोगों को हायर करना चाहता हूँ जो कि मेरे खाने को डिलीवर कर सकें। और जिस पर केंगो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिलीवर करता है तो उसे खाना और रहना मिल सकता है। सुनाटे बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि इस काम के लिए इंटरेस्टेड है। और केंगो जो कि सोच रहा होता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने से पहले मुझे एक रहने की जगह चाहिए थी जो कि मुझे मिल चुकी है और एक अच्छी विचार है, और अगर मैं यहाँ पर काम करना शुरू कर दूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इस दुनिया में कैसे रहना है। और जिस पर केंगो सुनाटे से बोलता है तो क्या मैं इस जॉब को ले लूँ, जिस पर सुनाटे बोलता है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा, लेकिन आप आइसोलेशनिस्ट है, इसके लिए हमें लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा। और जिसके बाद सियोंग सुनाटे से बोलती है कि इस पर्सन ने हमारी बेटी की जान बचाई, आखिर हम इसकी मदद क्यों नहीं करते। और मैंने सुना है कि सिटीजन के लिए आइसोलेशनिस्ट के गारंटर बनने के तौर पर हम कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी सुनाटे को ये बात को मानना पड़ता है। और जिसके बाद इंग्यू बोलती है कि ऐसे भी हमारा रिलेशन काफी अच्छा है और आखिर हम उसकी पहचान की गारंटी क्यों नहीं लेते, हम उसे एक डिलीवरी मैन के रूप में नियुक्त करते हैं। और जिस पर की सुनाटे बोलता है कि हाँ ये मेथड काफी अच्छा है। और जिस पर कि सुनाटे बोलता है कि तो चलो मैं आप तुम्हारा कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हूँ। और केंगो उन सभी को थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। और केंगो अपना परिचय देता है और वो बोलता है कि मेरा नाम केंगोस है और मैं 35 साल का हूँ। सुनाटे काफी शौक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम भी 35 साल के हो, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे छोटे हो और अगर हम एक ही एज के हैं तो हमें खुल के बात करनी चाहिए। और जिसके बाद केंगो को पुराने दिन याद आने लगते हैं जहाँ पर की वो लड़की उसे मास्टर केंगोस का के पुकारती है और वो लड़की जो भी बोल रही होती है कि मैंने आपके लिए एक ऐसा नाम बनाया है जो कि अब हमेशा इससे खुश रह सके। और लेकिन केंगोस उस लड़की को बोलता है कि तुम्हें नाम रखने का टैलेंट नहीं है, और वो लड़की जो कि केंगोस को मुस्कुराने के लिए बोल रही होती है और लास्ट में केंगोस इस नाम के लिए मान जाता है और इसके बाद चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और जिसके बाद में हमें चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे कौवे जो कि बैठे हुए होते हैं और ये सारे कौवे जो कि एक एनर्जी से अट्रैक्ट हुए होते हैं जो कि घर में से आ रहा होता है। और जिसके बाद में हम केंगो को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और उसी की बॉडी से ये एनर्जी निकल रही होती है। और जिसके बाद केंगो की आंखें खुलती है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ की एनर्जी काफी प्योर है और जहाँ मैं रहा करता था वहाँ इतनी सारी चीजें कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, मुझे तो ये एक मैजिकल पैलेस की तरह लगता है। और तभी दरवाजा खुलता है, केंगो जो पास में देखता है तो वहाँ पर सुनाटे जो कि आया होता है वो काफी शौक में होता है। तो केंगो से पूछता है कि आखिर तुम लाइट बंद करके क्या कर रहे थे। और जिस पर कि केंगो बोलता है कि यहाँ पर मेरे पास कैंडल नहीं थे इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था। सुनाटे जो कि सोच रहा होता है कि लगता है मुझे इसे लाइट ऑन ऑफ करना सिखाना होगा। और जिसके बाद सुनाटे केंगो को लाइट को ऑन और ऑफ करने का सिखा देता है। और तभी वहाँ पर सुंग्यो आती है जो कि केंगो से गुड मॉर्निंग बोलती है। केंगो से पूछता है कि क्या तुम इस वक्त कुकिंग करने के लिए जा रही हो। सुनाटे केंगो से बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, हमें बिजनेस के लिए अपने प्रिपरेशन को रेडी करना
होता है। और जिसके बाद सुनाटे और सोंगी जो कि अपने बिजनेस के लिए अपने सारे प्रिपरेशन को रेडी कर रहे होते हैं, तभी केंगो सुनाटे से बोलता है कि मैं यहाँ पर खाली बैठा हूँ, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताओ। जिस पर कि सुनाटे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें आराम करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ डिलीवरी मैन में रखा है। और जिस पर कि केंगो बोलता है कि तुम्हें मेरे ऊपर जो काइंडनेस दिखाई है मैं उसका रिपे करना चाहता हूँ। और जिस पर कि सुनाटे केंगो को सफाई करने के लिए बोलता है और उसे एक वैक्यूम क्लीनर देता है और वो बोलता है कि तुम्हारे लिए ये काफी आसान होने वाला है। और जिसके बाद उसे गाइड करने लगता है और उसे बोलता है कि इस बटन को जब तुम दबाओगे तो इस मशीन गंदगी को अपने अंदर खींच लेगी। और केंगो उस बटन को दबा दिया होता है जिसके कारण उसके बाल भी फंसने लगते हैं। और सुनाटे जैसे ही केंगो की तरफ देखता है तो उसने अपने बाल को पूरी तरह से बिखरा रखी होती है। केंगो बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। सुनाटे बोलता है कि हाँ ये पुराना मशीन है लेकिन इसकी खींचने की ताकत काफी ज्यादा है और क्या सच में तुम इसे हैंडल कर सकते हो। और जिसके बाद सुनाटे वहां से अपने काम के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम केंगो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे सफाई करनी है लेकिन ये चीज काफी खतरनाक है। और जिसके बाद केंगो अपने पावर को यूज करने की सोचता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है और अपने टेलीकिनेसिस की पावर से सारे धूल को इकट्ठा करके हम देखते हैं अपने बाल्टी में डाल देता है। और जिसके बाद बाल्टी में रखे हुए वाटर से हम देखते हैं कि उन वाटर को भी अपने टेलीकिनेसिस पावर से हवा में उड़ा देता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरे रूम को अच्छे से क्लीन कर देता है। केंगो की जब सफाई हो जाती है उसी वक्त वहाँ पर हम देखते हैं कि सुनाटे आ जाता है और उससे पूछता है कि एक मिनट आखिर तुमने अभी क्या किया है, तुम्हारे पास एबिलिटीज भी है। और केंगो जो कि सोच रहा होता है कि क्या वो मेरे द्वारा पानी को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। और जिस पर केंगो सुनाटे से बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। और जिस पर सुनाटे केंगो से बोलता है कि मुझे मत बताना कि तुम एक हाई लेवल के अवेकनर थे। और जिस पर केंगो सुनाटे से पूछता है कि आखिर अवेकनर्स क्या होते हैं। और जिस पर सुनाटे बोलता है कि मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने 25 साल पहले गेट ओपन होने के बाद अपनी एबिलिटीज को शो करवाया था। और इस चीज को आमतौर पर और भी कह सकते हैं जो कि पावरफुल टेलीकिनेसिस को मैनिफेस्ट कर सकता है। और भी वेरियस एलिमेंट एबिलिटीज होती है और आप अपने ऑरा को कंट्रोल करने में कितने स्किल्ड हो, जिसके द्वारा आपके ग्रेड को डिवाइड की जाएगी। ग्रेड के आधार पर वो पावर और आपके साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। सुनाटे बोलता है कि मैंने एक बार अवेकनर्स के लिए कुली के लिए काम किया था लेकिन कोई भी अवेकनर्स तुम्हारे जैसे ऑरा को कंट्रोल नहीं कर सकता। और केंगो सुनाटे से बोलता है कि मैंने उस चीज को बनने के लिए कभी भी प्लान नहीं किया था जिसे तुम हंटर कहते हो। सुनाटे शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम इस जगह के बारे में नहीं जानते हो और एक हाई लेवल का अवेकनर एक नोबल की तरह रहता है। और जिस पर केंगो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं नोबल नहीं बनना चाहता। और जिसके बाद केंगो सुनाटे से बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने होनर और अमीरी की जीवन बहुत जी ली है लेकिन मुझे बहुत देर पता चला कि ये सारी चीजें कुछ देर के लिए ही है। और जिसके बाद सुनाटे केंगो से बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारी यादें वापस आ चुकी है। और जिसके बाद केंगो सुनाटे को अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस जगह से डिफरेंट वर्ल्ड में रहता हूँ। और एक दिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को कहीं और पाया। उस जगह से निकलने के बाद मुझे इस सिटी से प्योर एनर्जी महसूस हुई और फिर मैं यहाँ इस सिटी में आ गया जिसके बाद मैं तुम्हारी बेटी से मिल। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें धोखा देने का कोई प्लान नहीं बना रहा था। सुनाटे सोच में डूबा होता है कि कोई बात नहीं और अचानक सुनाटे केंगो के पर हाथ रखता है और रोने लगता है। केंगो तुम बहुत कुछ सा चुके हो, पूरी तरह से अनफैमिलियर जगह पर जाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। केंगो सुनाटे से पूछता है क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। सुनाटे कहता है इसमें विश्वास न करने वाली कौन सी बात है। खैर चलो पहले तुम्हारी आइडेंटिटी को आइसोलेशनिस्ट के रूप में रखें और तुम्हारी अवेकनिंग चेक करने के बारे में विचार करें क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे विचार से काफी अलग हो सकती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। उस बिल्डिंग में एक पर्सन सो रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आती है और उस पर्सन को जगाती है। उस पर्सन का नाम सुंग जिनहू होता है। जिनहू बोलता है आखिर कौन है। लड़की जिसका नाम मयूगी होता है जिनहू से बोलती है लगता है तुम फिर रात भर जागते रहे हो और अगर तुम इस तरह से ज्यादा काम करोगे तो तुम मर जाओगे। जिनहू बोलता है लगता है तुम मुझे परेशान करने आई हो। मयूगी कहती है आखिर तुम क्या कर रहे थे जो तुम्हें रात भर काम करना पड़ा। जिनहू बोलता है आखिर तुम उस गेट के बारे में क्या सोचती हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। इसके बाद मयूगी जिनहू को एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है तुम 0 लेवल के हंटर को ढूंढ रहे हो, है ना। हमें दिखाया जाता है कि जिनहू डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद काफी सीरियस हो गया होता है। वह कहता है डायरेक्टर ने इस केस को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया है। मयूगी कहती है चेयरमैन मैंने पर्सनली इस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल भेजा है और केस A01D09 को बंद करने का आदेश दिया है। जिनहू बोलता है लेवल 0 अवेकनर को भी ट्रैक करना बंद करने के लिए कहा गया है। जिनहू डॉक्यूमेंट्स को पटकते हुए अपने सिर को पकड़ लेता है और काफी टेंशन में होता है। मयूगी कहती है हम क्या ही कर सकते, ये चेयरमैन का निर्णय है। जिनहू बोलता है हमारे पास एक मौका था जिससे हमारी कंट्री में भी एक लेवल 0 अवेकनर होता। मयूगी कहती है अगर हम उसे ट्रैक करना जारी रखें तो हमारे पास एक अवसर होगा।
अगर हम लेवल 0 अवेकनर को सिक्योर कर ले तो कोरिया जल्द ही दूसरी कंट्री के बीच अपने आप को स्टैब्लिश कर लेगी। लेकिन क्या होगा अगर हम उसे सिक्योर करने में असफल रहे तो? जिनहू बोलता है टेंशन मत लो, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मायूगी कहती है हाँ, तुम्हें कौन रोक सकता है? खैर, मैं चेयरमैन को संभाल लूंगी, इसलिए इस पर जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करो। इसके बाद जिनहू मायूगी से लंच के बारे में पूछता है, जिस पर मायूगी बोलती है हाँ, क्योंकि मेरी अभी एंगेजमेंट पीरियड है और इसीलिए मैं पहली बार अपने भाई और बहन से मिलने वाली हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ लंच करूंगी। अगर तुम आना चाहोगे तो तुम आ सकते हो। जिनहू बोलता है सॉरी, पर मैं नहीं जा सकता, मैं कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खरीद लूंगा। और आखिर में तुम आज क्या खाने वाली हो? मायूगी कहती है मुझे नहीं पता कि मैं आज क्या खाने वाली हूँ, बस मुझे एक लोकल फेमस रेस्टोरेंट के बारे में बैक एन ने बताया था। जिनहू कहता है हाँ, तो ये वही जगह है जहाँ लीडर बैक जाया करते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मायूगी को देखते हैं जो कि सुनाटे के रेस्टोरेंट के सामने खड़ी होती है। तभी एक लड़का जो कि मायूगी के साथ आया होता है उससे बोलता है मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ नना। नना का मतलब सिस्टर होता है। फिर वो लड़का कहता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ आना चाहता था और यहाँ का ब्लैक बीन नूडल्स बहुत अच्छा लगता है। तुम ये मत कहना कि तुम्हें ब्लैक बीन नूडल्स अच्छा नहीं लगता। लड़के का नाम किम होता है। ना चाहते हुए भी मायूगी को कहना पड़ता है ऐसी बात नहीं है, ब्लैक बीन नूडल्स मुझे भी पसंद है। और वो सोच रही होती है मैं तो तुम्हें कोई महंगी चीज खिलाना चाहती थी। दोनों अंदर जाने लगते हैं और मायूगी बोलती है ये वही जगह है जिसके बारे में टीम लीडर बेक ने हमें बताया था, अब देखना है कि यहाँ का स्वाद कैसा है। जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, सांघू उन्हें वेलकम करती है और फिर उन्हें उनकी सीट पर बैठा देती है। मायूगी कहती है ये एक अच्छा और शांत रेस्टोरेंट है। किम बोलता है और यहाँ के स्वाद की गारंटी मैं देता हूँ। फिर वे लोग मेन्यू देखते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं। किम सांघू से बहुत पोलाइटली बात कर रहा होता है। ये देखकर मायूगी कहती है तुम लोगों से जल्दी मेल खा लेते हो। किम हंसकर बोलता है अरे ये तो बस बेसिक है। फिर किम मायूगी से पूछता है आखिर उस मिस्टीरियस ग्रेड डांजन का मामला कहाँ तक पहुंचा? मायूगी बोलती है ये काफी सरदर्द है। किम पूछता है क्यों? मायूगी बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि इस इंसिडेंट ने बहुत लोगों को आकर्षित किया है और अगर हम उस लेवल 0 अवेकनर को सिक्योर करने में फेल हो जाते हैं जो कि दिखाई दिया था, तो एसोसिएशन की रेप्यूटेशन गिर सकती है। और ऊपर से चेयरमैन ने इस केस को क्लोज करने का ऑर्डर दे दिया है। तुम मेरे कॉलिंग जिनहू को जानते होगे, वो इस लेवल 0 अवेकनर को ढूंढने में काफी मेहनत कर रहा है। चेयरमैन ने जो ऑर्डर दिए हैं अगर हम उन्हें मान लेते हैं तो काफी आसान होगा, लेकिन हमने इसमें काफी मेहनत की है, ये रिस्क हमें लेना होगा। तभी मायूगी को एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है और वो काफी घबरा जाती है। अचानक से पीछे मुड़कर देखती है। किम पूछता है क्या प्रॉब्लम है? मायूगी पीछे देखती है जहां केंगो बैठा होता है और सोच रही होती है ऐसा लगा कि वो इनक्रेडिबल ऑरा को रिलीज कर रहा है। मुझे यकीन है कि मैंने उसे कुछ देर तक महसूस नहीं किया, लेकिन मुझे उस आदमी से कुछ महसूस हुआ और ऐसा लगता है उसे मेरी ऑरा डिटेक्टिंग स्किल का पता चल गया है। लेकिन इतनी कम समय में इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करना और फिर उसे इतनी जल्दी गायब करना क्या संभव भी है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आदमी ए क्लास का होगा और शायद ये वही लेवल 0 अवेकनर हो सकता है जिसे एसोसिएशन ढूंढ रही है। तभी सांघू उनकी ऑर्डर लेकर आ जाती है और किम सांघू से बोलता है आपके रेस्टोरेंट का स्वाद वाकई काफी अच्छा है। सांघू किम को थैंक्स बोलती है, जिसके बाद मायूगी नूडल्स खाने लगती है और सोच रही होती है शायद भूख के कारण मुझे इल्यूजन हुआ होगा। लेकिन जैसे ही मायूगी ब्लैक बीन नूडल्स खाती है, वो अचानक गुस्से भरी आवाज में किम से कहती है ये खाना। किम मायूगी के इस रूप को देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी मायूगी मुस्कुराते हुए बोलती है ब्लैक बीन नूडल्स बहुत अच्छा है और मायूगी खुश होकर फिर से नूडल्स खाने लगती है। इसके बाद हम केंगो को देखते हैं जो सोच रहा होता है तो यहाँ भी कोई है जो एनर्जी को सेंस कर सकता है और इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से काफी अलग है। दोनों एक मास्टर लेवल की पावर को होल्ड करते हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्हें अवेकनर कहते हैं। मुझे अलर्ट रहना होगा, मुझे अवेकनर्स के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर केंगो अपनी टेलीकिनेसिस पावर की मदद से सफाई कर रहा होता है और सोच रहा होता है मैं इस जगह से अभी भी अपरिचित हूँ। ये अच्छा है कि मुझे सुनाटे और सांगू गाइड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ उनके पास रहूंगा तो जल्दी से यहाँ के बारे में जान जाऊंगा, लेकिन मुझे अवेकनर्स के बारे में और कुछ जानने की जरूरत है। तभी केंगो को एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है आखिर इतनी खतरनाक आवाज कहाँ से आ रही है, कहीं मॉन्स्टर्स तो नहीं आ गए। वो बाहर तेजी से निकलता है और जैसे ही गेट खोलता है बाहर सुनाटे खड़ा होता है। केंगो सुनाटे से पूछता है आखिर कुछ देर पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी थी, क्या वो तुम थे? सुनाटे उसे एक बाइक दिखाते हुए कहता है हाँ, तो ये एक बाइक है।
जिस पर तुम डिलीवरी करोगे, लेकिन तुम इसे अभी चला नहीं पाओगे। इसके लिए तुम्हें पहले इसे चलाना सीखना होगा। सुनाटे केंगो को एक हेलमेट देता है। केंगो पूछता है, आखिर ये क्या है? सुनाटे बताता है, ये हेलमेट है जो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। केंगो सोचता है, ये तो घुड़सवार सेना की हेलमेट जैसी ही है। इसके बाद केंगो बाइक पर बैठ जाता है। सुनाटे कहता है, तो अब हम चलने वाले हैं, तुम मुझे कसकर पकड़ लो। और वो तेजी से बाइक चलाने लगता है। सुनाटे पूछता है, कहीं तुम्हें मोशन सिकनेस तो नहीं हो रही? लेकिन केंगो कोई जवाब नहीं देता। फिर केंगो सुनाटे से पूछता है, क्या इस बाइक से डिलीवरी करना जरूरी है? सुनाटे हंसते हुए पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम बाइक से डिलीवरी करते हो तो तुम्हें काफी आसान लगेगा। केंगो सोचते हुए कहता है, तो तुम्हारा मतलब यह है कि मुझे डिलीवरी जल्दी पहुंचानी है, लेकिन ये बाइक ये तो काफी स्लो है और बहुत आवाज भी करती है, इसे तेज तो करना होगा। इसके बाद सुनाटे एक अपार्टमेंट के सामने गाड़ी रोकता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर अक्सर आना पड़ेगा। इसे ब्लू हाउस कहते हैं और जो बिल्डिंग पर नंबर लिखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर नंबर फ्लोर के आधार पर डिवाइड किया जाता है और हर हाउस को अलग करता है। केंगो सुनाटे से पूछता है, तुमने तो कहा था कि यहाँ डेमोनिक बीस्ट्स अपीयर होती हैं, तो क्या यहाँ खतरा नहीं है? सुनाटे गंभीर होकर समझाता है, हाँ, यहाँ काफी खतरा है। 25 साल पहले जब पहली बार डेमोनिक बीस्ट्स धरती पर आई थी, तब ये जगह रहने लायक नहीं थी। हालांकि लोगों को पता चल गया कि बैरियर बनाने के लिए माना स्टोन की जरूरत पड़ती है और ह्यूमंस उस स्किल को यूज करके इस जगह पर रहने के लिए केपेबल हो गए हैं। और जिसके बाद केंगो सुनाटे से माना स्टोन के बारे में पूछता है। सुनाटे बताता है कि माना स्टोन जो कि डिमोनिक बीस्ट के बॉडी में से मिलती है और इस माना स्टोन में इतनी एनर्जी होती है कि हमारे विज्ञापन ने इसे स्टोर करके इस रूप में यूज कर लिया। खैर अभी भी खतरा पूरी तरह से टली नहीं है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। और जिसके बाद हम सुनाटे को देखते हैं जो कि एक कोको कोला का बोतल निकालता है और केंगो को पीने के लिए बोलता है। और हम केंगो को देखते हैं जो कि अजीब रिएक्शन देता है और उससे पूछता है कि आखिर उसमें से अभी जो आवाज निकली वो क्या थी। सुनाटे बोलता है कि तुम इसे एक बार ट्राई करो, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि तुम इसे पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए होगे। और केंगो जो कि सोच रहा होता है कि एक और स्वाद जिसे मैं पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हालांकि मुझे काफी डर लग रहा है, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ देर पहले ही ब्लैक बैन नूडल्स का स्वाद चख चुका हूँ। और जिसके बाद में हम केंगो को देखते हैं जो कि उस कोको कोला को पी लेता है। केंगो जैसे उस कोको कोला को पीता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में पूरी तरह से स्पार्क होने लगती है। और जिसके बाद हम केंगो को देखते हैं जो कि अपने पिछले लाइफ की बातें याद कर रहा होता है कि वो किस तरह से इस स्वाद को चख चुका है और जो कि काफी बकवास स्वाद है। जिसके बाद में हम देखते हैं केंगो को जो कि काफी गुस्सा हो गया होता है, जिस पर कि सुनाटे बोल रहा होता है कि मुझे बताया कि तुम काफी चौंक गए होगे। और जिसके बाद सुनाटे बोलता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे खाना पचाने में भी काफी काम आता है। केंगो बोलता है कि हाँ, ये काफी अमेजिंग है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जो कि वापस जाने लगते हैं। और जिसके बाद केंगो सुनाटे से पूछता है कि क्या डिलीवरी करने के लिए बाइक जरूरी है। सुनाटे केंगो से बोलता है कि ट्रेवल करने के और भी बहुत सारी सुविधाएं लेकिन बेहतर बाइक ही होती है। लेकिन केंगो बोलता है कि लेकिन मैं डिलीवरी तो पैदल ही करूंगा। जैसे कि सुनाटे काफी शौक में हो जाता है और उससे पूछा अगर तुम क्या बात कर रहे हो, और अगर तुम पैदल जाओगे तो नूडल्स खराब हो सकती है क्योंकि वो गीली होती है, और अगर तुम डिलीवरी करने में जितना लेट करोगे उतना ही गुस्सा कस्टमर होगा हम पे। लेकिन केंगो सुनाटे से बोलता है कि लेकिन मैं बाइक से भी काफी तेज हूँ, जिससे सुनकर वो बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और सुनाटे जो कि सोच में पड़ जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बाइक से भी तेज चल सकता है। और अगर जो मैंने देखा उसके आधार पर केंगो एक हायर रैंक का अवेकनर हो सकता है, और अगर तो ऐसा है तो। और जिसके बाद केंगो सुनाटे से पूछता है कि अगर तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है तो हम एक टेस्ट कर सकते हैं। और जिसके बाद में हम सुनाटे को देखते हैं जो कि अपने बाइक पे चढ़ जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम मुझसे पहले रेस्टोरेंट पहुंच जाओगे तो मैं तुम पे विश्वास कर लूंगा। और हमारी चैप्टर यहीं पे खत्म होती, तो गाइस आगे की चैप्टर में काफी तोड़फोड़ होने वाली है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।